दोस्तों 28 अप्रैल 2024 को नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल नेपाल के अपने ऑफिशियल बैंक नेपाल राष्ट्रीय बैंक के साथ में एक मीटिंग को रखते हैं। मीटिंग में यहाँ पर नेपाल के मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, बैंक के गवर्नर जो होते हैं वो यहाँ पर इस चीज़ पर चर्चा विमर्श करते हैं कि वो नेपाल का जो पुराना 100 रुपये का नोट है, उस 100 रुपये के पुराने नोट पर जो नेपाल का नक्शा दिखाया गया है उसे वहाँ पर वो बदलेंगे और उस नक्शे में इंडिया के काला पानी और लिपू लेक जो भाग है उसे ऐड करके यहाँ पर फिर से उस 100 रुपये के नोट को अपडेट करके रीप्रिंट किया जाएगा। और ऑफिशियली इस मीटिंग के बाद में 3 मई को नेपाल के द्वारा यहाँ पर अहम फैसला लिया जाता है। 100 रुपये का एक नया नोट जारी किया जाता है जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे नेपाल ने इंडिया के अपने कुछ भाग जैसे कि काला पानी और लिपू लेक को ऐड करके उसे अपने नक्शे में दिखाया है। और एक तरीके से नेपाल यहाँ पर इंडिकेट करता है कि ये सारे एरिया नेपाल के। इस चीज के बाद में हमेशा से ही आपस में अच्छे रिलेशन शेयर करने वाले कंट्रीज इंडिया और नेपाल के बीच में फिर से एक नया विवाद शुरू हो गया है। और इंडिया में फिलहाल में इस चीज के जवाब के लिए पूरे नेपाल से इंटरनेट सर्विस को यहाँ पर रोक लगा दी है। लेकिन आप खुद एक बार यहाँ पर सोच करके देखिए कि जैसे सिक्योरिटी इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर देखने को मिलती है, जैसे सिक्योरिटी इंडिया चाइना के बॉर्डर पर देखने को मिलती है, यहाँ पर इंडिया और नेपाल दोनों ऐसे देश है, दोनों ऐसे नेबर कंट्रीज है जिसने कभी भी अपने बॉर्डर को एक दूसरे के लिए क्लोज नहीं रखा। हमेशा अच्छे रिलेशन दोनों के बीच में है। लाखों नेपाल के जो व्यक्ति है, युवा है, वो इंडियन आर्मी ज्वाइन होते हैं। लाखों नेपाल के लोग इंडिया में आके माइग्रेट होकर वहाँ पर काम करते हैं। जब यहाँ पर सब कुछ अच्छा चल रहा है, दोनों देश के बीच में रिलेशन काफी अच्छे चल रहे हैं, तो सवाल ये है कि आखिर नेपाल क्यों जानबूझ करके ऐसे एक्शन ले रहा है? क्यों नेपाल जबरदस्ती इंडिया के भागों को अपने नक्शे में दिखा रहा है, अपने नोटों पर दिखा रहा है और इंडिया के साथ रिलेशन यहाँ पर खराब कर रहा है? क्या नेपाल यहाँ पर चाइना के इशारों पर चलकर ऐसे काम कर रहा है और चाइना को सपोर्ट कर रहा है? या फिर यहाँ पर यह भी सोचने वाली बात है कि क्या सच में नेपाल अपनी जगह पर सही है और इंडिया जबरदस्ती नेपाल के उनके इलाकों को छीन कर उन पर कब्जा कर रहा है? आइए जानते हैं आज से 200 साल से भी ज्यादा पुराने इंडो नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में। Government of Nepal has decided to come up with a new 100 rupee note. और इसका सबसे नया सैंपल है नेपाल में छपने वाला 100 रुपए का नया नोट, जिस पर जल्द नेपाल का एक अवैध नक्शा छापा जाएगा जिसमें भारत के 3 इलाकों को अपना बताया गया है। New 1000 rupee currency note featuring a map including Indian territories. दोस्तों यहाँ पर यह पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि नेपाल यहाँ पर इंडिया के काला पानी और जो लिपू लेक एरिया है उसे अपने नक्शे में जबरदस्ती ऐड करके दिखा रहा हो। काला पानी और लिपू लेक एरिया जैसे जो है वो सीमा विवाद यहाँ पर बहुत ही पुराना है और सिर्फ इसी सीमा विवाद के वजह से आज के टाइम पर इंडिया और नेपाल जो दोनों देश है उनके बीच में लगातार टेंशन का माहौल बना रहता है। दोस्तों यहाँ पर यह ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि नेपाल जो है वो जबरदस्ती इंडिया के काला पानी एरिया और जो लिपू लेक है उसे अपने नक्शे में जबरदस्ती ऐड करके दिखा रहा हो। काला पानी और लिपू लेक जैसे एरिया जो है उसका सीमा विवाद जो है वैसे तो ये बहुत पुराना है और सिर्फ इसी सीमा विवाद के वजह से आज इंडिया और नेपाल जो है उन दोनों के बीच में लगातार टेंशन का माहौल बना रहता है जिसका फायदा चीन भी उठाता है। लेकिन इस चीज को यहाँ पर आपको जानना जरूरी है और आप इस चीज को जान लीजिए कि आखिर ये प्रॉब्लम शुरू कैसे हुई थी। दरअसल इस बॉर्डर डिस्प्यूट की शुरुआत अगर हम बात करें तो नवंबर 2019 में हुई थी, जब इंडिया में कश्मीर से आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को हटाया गया था। तब होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने यहाँ पर एक नया इंडिया पॉलिटिकल मैप जारी किया था, एक नया इंडियन मैप जारी किया था। जैसा कि आप इस मैप में साफ साफ देख पा रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर, पीओके, अक्साई चीन और इंडिया के और भी बहुत सारे भागों को इंडिया ने अपने मैप में बताया था और लद्दाख को यहाँ पर यूनियन टेरिटरी करके बताया था। सेम यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कैसे उत्तराखंड के साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर जो एरिया है लिपू लेक और काला पानी, इन सभी एरियाज को भी इंडिया ने अपने न्यू मैप में इंडिकेट किया था और इंडिया ने कहा था कि ये उनके भाग में आता है। लेकिन जब यहाँ पर इस इंडिया के न्यू पॉलिटिकल मैप को रिलीज किया गया, जस्ट इमीडिएटली नेपाल इस चीज पर ऑब्जेक्शन उठाता है कि काला पानी और लिपू लेक ये जो एरियाज है ये इंडिया के नहीं बल्कि नेपाल का हिस्सा है। अब यहाँ पर क्या होता है कि 2020 में इसके जवाब में नेपाल भी अपना एक नया पॉलिटिकल मैप रिलीज कर देता है। नेपाल ने भी अपने काला पानी और लिपू लेक जैसे एरियाज जो है उसको अपने देश के मैप में बताया और यहाँ पर दोनों ही देश के बीच में विवाद छिड़ गया था। दोनों देश चाह रहे थे, इंडिया हो या नेपाल, इस चीज को ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि ये उनके देश का हिस्सा नहीं है। ऐसे में यहाँ पर रियल क्वेश्चन यहाँ पर आपको जानना जरूरी है कि आखिर जब इंडिया कह रहा है कि काला पानी और लिपू लेक उत्तराखंड यानी भारत का हिस्सा है और दूसरी तरफ नेपाल यहाँ पर कह रहा है कि नहीं ये भारत का हिस्सा नहीं बल्कि ये उनके देश का हिस्सा यानी कि नेपाल का हिस्सा रह चुका। तो सवाल ये है कि आखिर सच में ये हिस्सा है किस देश का? ओरिजिनली ये बॉर्डर डिस्प्यूट की कहानी शुरू होती है आज से 200 साल पहले ब्रिटिश राज के टाइम से, जब 1816 में ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच में एक वॉर होता है, एंग्लो नेपोलियन वॉर उस वॉर का नाम होता है। उस वॉर में क्या होता है, नेपाल की हार हो जाती है और उसमें हारने की वजह से नेपाल और अंग्रेज के बीच में 1816 के टाइम पर एक संधि होती है जिसका नाम होता है संगोली ट्रीटी। इस संगोली ट्रीटी के
अकॉर्डिंग क्या होता है कि इसके कुछ रूल्स ऐसे होते हैं कि ब्रिटिश यानी अंग्रेज जो है वो काला पानी जो कि एक वैली एरिया है 20,000 फीट ऊंची एकदम बहुत ही ऊंची एरिया से जहां से चाइना पर इजीली नज़र रखी जा सकती है, वो एरिया अपने कब्जे में कर लेगी ब्रिटिश इंडिया। और साथ ही नेपाल से निकलने वाली काली नदी जो है उसके एक साइड में जो भी एरिया आएगा वो सारा एरिया यहाँ पर उस ट्रीटी के अनुसार इंडिया का यानी कि अंग्रेज का हो जाएगा। अब यहाँ पर अंग्रेज वॉर जीत चुके थे, संगोली ट्रीटी हो चुकी थी और ट्रीटी के हिसाब से काली नदी के एक साइड की जो भी चीजें थी, जो भी एरियाज थे वो इंडिया का यानी कि अंग्रेज का था। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पर काली नदी के एक साइड में लिम्बायदी, पूरा लिपू लेक, काला पानी, ये सारे एरियाज पड़ते थे। तो संधि के हिसाब से यहाँ पर नेपाल के राजा हुआ करते थे महेंद्र, उन्होंने इंडिया के फेवर में रहकर इंडिया को सिर्फ लिम्बायदीपुरा और लिपू लेक यहाँ पर दे दिया था। और जो काला पानी का एरिया था जिसे चाइना की बॉर्डर कनेक्ट होती थी वो बस यहाँ पर इंडिया को टेम्पररी यूज के लिए दिया गया था। उस दशक तक यहाँ पर इंडिया और नेपाल के बीच में कुछ ऐसी फ्रेंडशिप रही थी, कुछ ऐसे रिलेशन रहे थे कि ट्रीटी होने के बावजूद भी इंडिया ने जबरदस्ती काला पानी का एरिया जो था नेपाल से नहीं छीना था। यहाँ पर दोनों देशों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन दोस्तों याद करो, ये संगोली ट्रीटी हुई थी 1816 में। संधि कुछ ऐसी थी कि काली नदी के एक साइड का जो एरिया है वो इंडिया का होगा। और इंटरेस्टिंगली ये नदी जो थी वो 200 सालों तक तो एक ही डायरेक्शन में बहाव नहीं करने वाली थी, एक ही डायरेक्शन में नहीं जाने वाली थी। ये नदी का एरिया भी चेंज होने वाला था यहाँ पर। इसी वजह से एक टाइम पर यहाँ पर आता है कि बिहार में जो गंडक नदी होती है उससे ये काली नदी कांटेक्ट में आती है और उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। और बिहार का वेस्ट चंपारण का जो सुस्ता रीजन है वो भी इस हिसाब से इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग इंडिया के पास ऑटोमेटिकली आ जाता है। ओवरऑल बात यहाँ पर यही रहती है कि ट्रीटी के हिसाब से लिपू लेक और लिम्बायदीपुरा जो एरियाज है वो इंडिया के पास तो होने ही चाहिए थे, लेकिन लिपू लेक का कोई यहाँ पर ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं था एग्जैक्टली। यहाँ पर ये पता नहीं था कि ये पहले इंडिया में था या फिर नेपाल में था। इंडिया में एक 90 रिसर्च एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से यहाँ पर रिसर्च किया गया था, तब उनका कहना ये था कि काला पानी जो था वो हमेशा से ही इंडिया में उत्तराखंड का हिस्सा बना रहा। तो नेपाल का यहाँ पर यही सिर्फ कहना था कि सिर्फ और सिर्फ लिपू लेक जो था वो इंडिया का उनको राजाओं ने दे दिया था, लेकिन काला पानी जो था वो इंडिया का नहीं था बल्कि वो नेपाल का ही हिस्सा था। दोनों देश काला पानी एक दूसरे को देना नहीं चाह रहे थे। ओरिजिनली ये प्रॉब्लम तो ब्रिटिश से शुरू हुई थी और इस प्रॉब्लम को खत्म करने की यहाँ पे बहुत बार कोशिश की गई। साल 1998 तक इंडिया और नेपाल का इतना अच्छा यहाँ पर बॉन्ड था, उनके बीच में इतना अच्छा रिलेशन था कि यहाँ पर कोई बॉर्डर तक डिफाइन नहीं की थी। लेकिन धीरे धीरे जो काला पानी और लिपू लेक जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट शुरू हुए उसके बाद से ही दोनों देशों के पीएम ने आपस में बैठकें की और अपनी बॉर्डर को डिफाइन करके यहाँ पर एग्रीमेंट बनाया। प्रॉब्लम यहाँ पर अभी भी खत्म नहीं हुई थी। नेपाल ने बॉर्डर को तो डिफाइन कर लिया था, उसका काम करवा लिया था, पर काला पानी और जो सुस्ता जैसे रीजन थे वहां पर उनकी कोई भी एग्जैक्ट बॉर्डर ही नहीं बनाई गई थी। इसके बाद 2020 में फिर से यही मामला एक बार रिवाइव हो जाता है जब इंडिया ने अपने न्यू अपडेटेड मैप को यहाँ पर पब्लिक किया था और इन सभी एरियाज को इंडिया का भाग बता दिया था। लेकिन चलो जो भी हो, मैंने आपको यहाँ पे प्रॉब्लम तो बता दिया दोनों देशों के बीच का कि कैसे यहाँ पर दोनों देश चाहते हैं कि ये काला पानी और जो एरियाज है वो उनके देश में ही रहे। लेकिन यहाँ पर इस चीज का सॉल्यूशन क्या निकल सकता है, क्या कैसे यहाँ पर इंडिया और नेपाल के बीच में ये जो डिस्प्यूट है बॉर्डर को लेकर उसे खत्म किया जा सकता था। देखो, इंडिया हमेशा से काला पानी और जो लिपू लेक है उन सभी एरिया को रहकर एग्रेसिव इसलिए ही रहा है क्योंकि पिछले कुछ सालों से नेपाल की जो गवर्नमेंट है वो चाइना के इशारों पर ज्यादा नाच रही है। नेपाल के लोग जो है वो इंडिया की आर्मी छोड़ के अब चाइना की आर्मी में ज्वाइन हो रहे हैं। नेपाल को चाइना से काफी मदद भी मिल रही है। इसलिए ऐसे में क्या है कि नेपाल पर यहाँ पर पहले के जैसा ट्रस्ट करना वैसा इजी नहीं रहा है। इसलिए अकॉर्डिंग टू रिसर्च और संगोली सिंधी के हिसाब से इंडिया जो है वो काला पानी और लिम्बायदीपुरा और लिपू लेक इन सभी एरियाज को खुलकर यहाँ पर क्लेम करता है। और उसके पीछे का सबसे मेन रीजन तो यही है कि ये डायरेक्टली चाइना से कनेक्ट होते हैं। इन सभी एरिया को छोड़ना यहाँ पे काफी डेंजर हो सकता है। यहाँ का जो एरिया है वो वैली एरिया है, करीबन 20,000 फीट की ऊंचाई का है काला पानी जो एरिया है। अगर एक बार को गलती से यहाँ पर इस पर चीन आर्मी की यहाँ पर अपना बेस कैंप बना भी लेता है, चीन आर्मी अगर नेपाल के थ्रू इस काला पानी एरिया पर पहुंच भी जाती है तो यहाँ पर इंडिया के लिए बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। वो उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे भागों पर कब्जा भी कर पाएंगे इजीली। और फिलहाल में जो आप देख ही रहे हो कि नेपाल की जो सरकार है वो चाइना के फेवर में कितना ज्यादा रहती है, तो वैसे में इंडिया के लिए खतरा हो सकता है। अगर ये एग्रेसिव मोड में इंडिया नहीं रहता है तो आगे चल के जैसे आज जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में चाइना इंडिया के एरियाज को क्लेम करता है, आगे चल के नेपाल का एरिया यूज करके चाइना नेपाल के एरिया को भी क्लेम कर लेगा और इंडिया के एरिया को भी अपना क्लेम करके बता देगा। बस यही बात है कि 1962 में भी नेपाल के जो राजा रहे थे महेंद्र सिंह, उन्होंने इसे पहले ही समझ लिया था कि काला पानी जैसा एरिया जो है वो उसका वॉर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही ऊंची वैलीज है, यहाँ से चाइना आराम से दिख जाता है। इसलिए 1962 के वॉर में नेपाल के जो राजा थे उन्होंने इंडिया को टेम्पररी यूज के लिए काला पानी एरिया दे दिया था, जिससे इंडियन आर्मी ने
चाइना को यहाँ से भगाया था। तो सॉल्यूशन की अगर बात करें तो सॉल्यूशन यही है कि इंडिया को अगर सेफ रहना है और नेपाल को भी अपने एरियाज को बचाना है तो इंडिया को यहाँ पर जैसा हमारे फॉरेन मिनिस्टर का कहना है एग्रेसिवली इन सभी एरियाज को क्लेम किया जाना चाहिए। दूसरा सॉल्यूशन यहाँ पर ये निकल सकता था कि ये सारी समस्या यहाँ पर कभी खड़ी ही नहीं होती, ये सारी प्रॉब्लम बॉर्डर डिस्प्यूट यहाँ पर शुरू ही नहीं होता अगर जवाहरलाल नेहरू नेपाल को इंडिया में जोड़ने से मना ही नहीं करते। दरअसल आजादी के समय में नेपाल के जो राजा थे वीर विक्रम शाह, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को एक लेटर लिखा था कि वो नेपाल प्रोविजन को इंडिया में हमेशा के लिए शामिल करने के लिए तैयार है और इंडिया का एक स्टेट बनाना चाहते हैं। लेकिन नेहरू ने यहाँ पर क्या कहकर मना कर दिया नेपाल के राजा को कि ब्रिटिश ने भी नेपाल को कभी गुलाम बनाना सही नहीं समझा तो इंडिया भी कभी ऐसा नहीं करेगा और वो नेपाल को गुलाम नहीं बनाएगा। अगर उस समय जवाहरलाल नेहरू नेपाल की खुद की मर्जी से उसे देश में शामिल कर लेते और नेपाल को अपना एक राज्य बना लेते तो ये प्रॉब्लम तो जाहिर सी बात है कभी खड़ी ही नहीं होती। खैर आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पर समझ आया होगा कि आखिर क्या रीजन है इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट का और क्या इसके सॉल्यूशन हो सकते थे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो मेरे चैनल पर जाके ऐसी और वीडियोस देखिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी वीडियोस के लिए।